ओके, सो विल स्टार्ट। आज हम देखते हैं सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। सैलरी शीट के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, एम्प्लॉय आईडी लिया है, एम्प्लॉय नेम लिया है और बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन जॉब को लगता है तो उसका एक बेसिक सैलरी होता है, और बेसिक सैलरी के ऊपर से डीए, एचआरए, ये सब निकाला जाता है। जैसे डीए अगर मैंने बोला 50% है, 50% मतलब इक्वल्स टू, इसको क्लिक करता हूँ 50 को, इनटू दिस डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया आपका डीए। इसको खींच लेता हूँ तो डीए निकल जाएगा सबका। अरे हाँ, एक गलत हो गया इसमें। एक काम करता हूँ, मैं इस रेफरेंस देने की जगह पे सीधा 50 डाल देता हूँ। 50, ठीक है। देन एच आर ए अगर है सपोज 20%, सो इक्वल्स, उसको एब्सोल्यूट देना पड़ेगा हमको। वो नहीं तो क्या ले रहा था, ऊपर का लेता, ये 4500 के लिए 5000 ले रहा था, इसके लिए वो ले रहा था, इसलिए गड़बड़ हो गया वो। हाँ, उसको वो एब्सोल्यूट करके देना अभी भी हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं, अभी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। मैं बता दूंगा वो कैसे करते हैं, ठीक है ना। हाँ, इक्वल्स टू दिस इंटू 20 डिवाइड बाय 100। सो एच आर ए 2000 है। अगर मान लो प्रोविडेंट फंड 10% लिया है, इक्वल्स टू दिस इंटू 10 डिवाइड बाय 100। सो दिस विल बी वॉट, ये आ जाएगा। एल आई सी मान लो 10% है, तो दिस इंटू 10। ये परसेंट कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है कि कितने थे, मतलब कितना उसका 50% निकालना है, तो ये इंटू ये डिवाइड बाय 100, बस इतना सिंपल लॉजिक है उसमें। तो ये हमने सब निकाल दिया। अब मुझे मेरा मेन सैलरी कितना है, सैलरी मतलब ये सबका मिक्स रहेगा, सबको मिला के सैलरी बनेगा, ग्रॉस सैलरी इक्वल्स टू क्या आएगा, ये इक्वल्स टू सम, और ये सब सिलेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ तक। तो ये हो गया आपका ग्रॉस सैलरी, इसको मैं खींच लेता हूँ। लेकिन हाथ में ग्रॉस सैलरी पूरा नहीं मिलता है, क्या मिलता है, कुछ कट के मिलता है। क्या कट के मिलेगा, पीएफ और एलआईसी, ये आखिरी में रिटायरमेंट के बाद मिलता है, और ये तीन मिलते हैं अपने हाथ में। सो ऐसे लिखेंगे हम लोग, इक्वल्स टू दिस ग्रॉस माइनस ब्रैकेट में पीएफ प्लस एलआईसी, इस तरह से। सो अभी क्या हो गया, उतना माइनस हो गया और नेट सैलरी आ गई हमारे पास, इस तरह से। मतलब ये आपका पूरा पगार है, लेकिन एक्चुअली आपको कितना मिल रहा है, इतना। ये आपका जमा हो रहा है, और एट द एंड आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये नेट सैलरी। अब हम क्या करेंगे कि ग्रॉस सैलरी के हिसाब से उनकी पोजीशन फिक्स करेंगे कि वो कौन से पोस्ट पे हैं। सो इसके लिए एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं हम लोग। इफ़ दिस, मान लो ये ग्रेटर देन 10,000 अगर है, हाँ, और H4 लेस देन अगर 12,000 है, इसको थोड़ा सा एक काम करते, क्या, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। H4 लेस देन 8,000 करते हैं, लेस देन 8,000 एंड कॉमा H4 इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8,000 करते हैं, और लेस देन 10,000 करते हैं। 8,000 से 10,000 के बीच अगर पगार है तो वो जो है वो चपरासी है, ठीक है। देन अब दूसरा और लगाना है अगर कंडीशन, तो इफ़ कल हमने पढ़ा था ग्रेड का, एंड अब वही अगर थोड़ा बढ़ा देते कि भाई इसका पगार ग्रेटर देन 10,000 है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10,000 है, और H4 इज़
अभी तो आया था ऐसा लगा. Then 10,000 and H4 is less than say 15,000. ज़्यादा हो गया. हाँ, 10,000 से बड़ा और 15,000, 10 से 15 के बीच में अगर है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लर्क. ठीक है, कॉमा, फिर इफ लगाते, फिर एंड. जब भी दो कंडीशन रहेंगे तो एंड लगाना भूलना नहीं. H4 लेस सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15,000 और H4 लेस देन 20,000 अगर है तो इसको अपन एक सुपरवाइज़र डाल देते. नहीं तो फिर वो मैनेजर ऐसा डाल देते अपन. ब्रैकेट क्लोज करो, जितने ओपन होते 1 2 3 3. तो देखो 17,000 पकड़, तो ये सुपरवाइज़र हो गया. ये देखो मैनेजर कोई नहीं है यहाँ पे. एक देखो मैनेजर बनाते अपन, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते. ठीक है, तो ये सब पोजीशन है कि मैनेजर है, 2 सुपरवाइज़र, 2 क्लर्क और 1 पियून. तो इस तरह से बनाया था. देखो कैसे लिखा हमने, इफ़ एंड कि अगर कोई 8,000 से 10,000 के बीच में पगार है तो वो पियोन है, लेकिन अगर 10,000 से ऊपर चला गया तो फिर वो फॉल्स होगी कंडीशन, तो वो यहाँ आएगा. H4 जो है 10,000 से बड़ा और 15,000 से कम तो वो क्लर्क है. अगर उससे बड़ा है तो फिर वो इफ़ इधर जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे. 15 से 20 के बीच में है क्या, तो ये अगर 20 के ऊपर है तो वो मैनेजर. तो इस तरह से ये आ जाएगा. तो ये हमने बनाई उसकी पोजीशंस. ध्यान में आएगा, कल के जैसा ही है. और इधर में हमने उसका परसेंट निकाला था. परसेंट कैसे निकाला था, ये C4 इंटू 50 डिवाइड बाई 100. तो DA निकल गया. HRA में C4 इंटू 20 डिवाइड बाई 20 हमने अंदाज से लिया, आप कितना भी ले सकते हैं, मैंने एग्जांपल लिया है. प्रोविडेंट फंड 10% अगर हम बोलते तो C4 इंटू 10 डिवाइड बाई 100. LIC 10% बोलते तो 10 बाई 100. देन ग्रॉस सैलरी मतलब सबका प्लस पूरा, बट एक्चुअली पूरा मिलता नहीं है, कुछ कटता है सैलरी में. तो दिस माइनस दिस प्लस दिस, ये माइनस करोगे तो ये सैलरी हो गया. तो इसके हिसाब से हमने पोजीशन बना दी. कौन से सैलरी के हिसाब से पोजीशंस रहती है, या पोजीशन के हिसाब से सैलरी है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. तो वो आपको उतना मिलता है. ठीक है, ये मैंने ऐसे जस्ट कम वाला बनाया. एक्चुअली इतना कम पगार रहता नहीं किसी को, बट ठीक है, सीखने के लिए हमने बनाया. इसमें कुछ डाउट है क्या, डिस्कस कर सकते हैं अगर कुछ है तो. यानी सब समझ गया. ठीक है, हाँ. तो अभी अपना एक ऑप्शन बाकी था, व्यू ऑप्शन बाकी था. रिव्यू तक अपना हो गया था, है ना. तो आज अपन व्यू ले लेते और ख़त्म कर देते हैं एक्सेल को. ठीक है. सो व्यू में जैसे ये नॉर्मल व्यू है, इसको नॉर्मल व्यू बोलते हैं. मालूम है पेज ब्रेक व्यू में जाता तो जितना पेज है उतना दिखेगा यहाँ से ऐसा. इस तरह से वो दिखता है कितने पेजेस हैं. तो ये पेज ब्रेक व्यू में आप जाके देख सकते हो पेजेस कितने हैं, कैसे प्रिंट निकालना है, वो दिखता है आपको. इस तरह से. देन पेज लेआउट व्यू मतलब ये इस तरह से आएगा. ये हेडर फुटर के वक्त आया था ऐसा, अगर आपको याद हो. तो ये हो गया आपका पेज लेआउट व्यू. फिर नॉर्मल व्यू. देन कस्टम व्यू जो है, ये एक तरह का मैनेजर व्यू हमने बनाया था. अगर आपको याद हो, हमने ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, और हाँ नेम मैनेजर बनाया था हमने. उस तरह का कस्टम व्यू है. अगर मान लो मुझे इसको एक नाम देना है तो कस्टम व्यू में जाओ, इसको नाम दे दो ऐड करके. इसका नाम देता हूँ मैं एम्प्लॉई ID. इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको बोलता हूँ एम्प्लॉय नेम. तो इस तरह से अपन सेव कर सकते हैं. अब जो भी मुझे कुछ चाहिए, जैसे एम्प्लॉय नेम देखना है तो शो कर दो तो वो सिलेक्ट हो जाएगा. तो ये कस्टम व्यू मतलब एक कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना व्यू देख सकते हैं.
तो ये तो हो गए 4 व्यू होते हैं अवेलेबल आपके एक्सेल में नॉर्मल, यानी नॉर्मल है, ये पेज ब्रेक, ये पेज लेआउट और ये कस्टम। ठीक है, तो अपन नॉर्मल में काम करते हैं। ये हम यहाँ रूलर लाइन होती नहीं तो ये ऑफ है। ग्रिड लाइंस ऑन ऑफ, ये जो डब्बे हैं ये पूरे गायब हो जाएंगे, बॉर्डर्स ऑन ऑफ। फार्मूला बार अगर यहाँ दिख रहा है हमको, फार्मूला बार अगर नहीं चाहिए, राइट है मतलब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आप ऑन कर सकते व्यू में जाके। ये ABCD या 1 2 3 4 किसी ने उड़ा दिया हेडिंग्स, तो हमको लगा यार कहाँ से लाने का, तो व्यू में जाके यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जूम मतलब कितना परसेंटेज आपको लगता है थोड़ा बड़ा देखना है तो इस तरह से जूम कर सकते हैं। जूम ये नीचे भी अवेलेबल होता है टास्क मतलब इस पर टास्क बार के ऊपर, स्टेटस बार पे। यहाँ से 100% जूम टू सिलेक्शन, मतलब अगर मुझे इतना ही बड़ा देखना है तो जूम टू सिलेक्शन हो जाएगा। देन न्यू विंडो मतलब मान लो इसके नया विंडो बना, जैसे हमने वर्ड में देखा था न्यू विंडो, 2 विंडो बन गए, देखो यहाँ पे 2 विंडो बन गए। और एक बार न्यू विंडो करता हूँ तो और एक विंडो, मतलब 3 विंडो बन गए यहाँ पे। अब तीनों को एक साथ देखना है तो अरेंज ऑल में पहला है टाइल्ड, ये इस तरह से आएगा टाइल्ड। वही अगर मैं देखता हूँ इसमें अरेंज ऑल में हॉरिजॉन्टल, तो ये होगा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल, तो ये वर्टिकल ऐसे आएगा। कैस्केड मतलब एक के ऊपर एक, ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे कैस्केड हो जाएगा। कैस्केड एक के ऊपर एक, जैसे पत्ते रखते हैं ना हम लोग वैसे। तो ये है 4 अरेंज। अब मुझे अगर लगता है कि 3 की ज़रूरत नहीं है तो 2 का डिलीट कर दो, 1 रखो, 1 रख सकते हैं हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अभी फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस का यूज़ क्या होता है देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा डेटा है, जैसे ये वाला कल हमने लिया था, हाँ जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो देखो हेडिंग गायब हो जा रही है ना, स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हेडिंग गायब हो। लेकिन अगर मुझे हेडिंग परमानेंट देखनी है, यहाँ पे भी हेडिंग अगर मुझे परमानेंट देखनी है तो ये हेडिंग के नीचे पॉइंटर रखो और फ्री स्पेस में जाके यहाँ टिक करो। तो अभी आप कितना भी स्क्रॉल करो हेडिंग स्क्रॉल नहीं होगी। मतलब आप जब भी डाटा एंट्री करोगे तो आपको ये हेडिंग दिखते रहेगा कि भाई किसके नीचे मैं अंडर ये कर रहा हूँ, इसके डाटा एंट्री कर रहा हूँ। तो ये फ्री स्पेस होता है, इसको अनफ्रीज करो तो फिर से स्क्रॉल हो जाएगा। तो ये फ्रीज से वो लॉक हो जाता है। अब इसमें लॉक अलग अलग कर सकते हैं। अब मुझे अगर मान लो पहला रो भी लॉक, पहला कॉलम भी लॉक करना है और ये 3 रो लॉक करने हैं, तो पहला है तो इसके बाजू में और 3 है तो 3 के नीचे। तो अभी मैं इसको फ्रीज करता हूँ ना, तो ऐसा तो लॉक होगा ही होगा, पर ऐसा भी लॉक होगा। इधर मैं स्क्रॉल बार जाऊँगा तो ये भी लॉक हो जाएगा। तो कॉलम भी लॉक कर सकते हैं हम लोग, यानी फ्रीज कर देना, फ्रीज करना बोलते हैं उसको। मान लो मुझे अगर सिर्फ ये सैलरी शीट दिखना चाहिए तो यहाँ पॉइंटर रखो, तो सिर्फ ऊपर वाला लॉक हो जाएगा, बाकी के सब ये दिखते रहेगा इस तरह से अनफ्रीज। ठीक है, देन स्प्लिट, अगर मुझे ऐसे स्प्लिट करना है तो स्प्लिट होगा 4 पार्ट में। हाइड हो गया, अनहाइड, ये अनहाइड हो सकता है, वापस आएगा। तो यहाँ पे ये मैक्रोज वगैरह बहुत टफ है, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। मैक्रोज में प्रोग्रामिंग आएंगी, अभी हमारे बस की नहीं, क्योंकि ये एडवांस एक्सेल में हम लोग इसको डिटेल में लेते हैं, विजुअल बेसिक से कनेक्ट करके प्रोग्राम्स बना सकते हैं हम इसमें। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारा MS एक्सेल ख़त्म होता है। मैंने आपको होम से शुरू किया था, होम के बाद मैंने आपको इंसर्ट पढ़ाया, पेज लेआउट, फार्मूलाज, इसमें मैंने आपको नेम मैनेजर, ट्रेस, प्रेसिडेंट, डिपेंडेंट, शो फार्मूलाज, एरर चेकिंग, एवेल्यूएट ये दिखाया। देन डेटा में हम लोग गए, डेटा में कुछ ऑप्शंस लिए हमने, पूरे नहीं, क्योंकि मैक्सिमम ऑप्शन जो है वो एडवांस एक्सेल में आते हैं। हमने व्हाट इफ एनालिसिस लिया, ये काम का था, बाद में हमने हाँ बाकी छोड़ दिया था हमने। देन रिव्यू में ये ऑप्शंस पूरे लिए हमने मोस्टली। ठीक है, और व्यू का आज बताया मैंने। उसके अलावा मैंने आपको 2 केस स्टडीज़ बताया, एक मार्कशीट और एक सैलरी शीट। उसके अलावा अगर आपको कुछ और टेम्पलेट सर्च करने हैं तो आप सर्च कर सकते हो होम में जाके। जैसे अगर मान लो न्यू जाते हो, मुझे अगर मान लो मंथली एक्सपेंस शीट देखनी है, एक्सपेंस शीट यहाँ नहीं है क्योंकि वो शायद ऑफिस 365 पे होंगे। अटेंडेंस देखते हैं, अटेंडेंस रिपोर्ट, हाँ ये अटेंडेंस है, वीकली अटेंडेंस। अगर आपको चाहिए तो डायरेक्ट टेम्पलेट है, इसको क्रिएट करो और डायरेक्ट हम लोग वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से।
रेडी रहेगा, ये पूरा तैयार हो जाएगा। इसमें आपको बस क्या करना है, ये जो भी जहाँ जहाँ पे इसको आप एडिट कर सकते हो, है ना। टीचर का नाम, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट के नाम लिख सकते हैं। देन उसका प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट है तो वाई, यस, नो, ऐसा आता है यहाँ से। इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक अटेंडेंस, हाँ हाँ। हाँ हाँ, कर सकते कर सकते कर सकते। नहीं, हाँ, नहीं, एक्चुअली अपन वैसा नहीं होता है। वो क्या होता कैसा है, बेसिक सैलरी जैसे अगर वो होता है तो वो डीए हर साल बढ़ता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डीए बढ़ाता है, 3% डीए लग गया ऐसा बोलते हैं, तो पगार बढ़ गया मेरा, ऐसे लोग चिल्लाते रहते हैं। या किसी को इंक्रीमेंट लगता है तो वो आपको उस तरह के टैब देने पड़ेंगे, है ना। तो वो सब रहेगा उसमें। तो वो आप डायरेक्ट भी कर सकते, ज़रूरी नहीं उसके थ्रू ही करना चाहिए करके, है ना। हाँ, उसके थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अटेंडेंस रिपोर्ट है, काम की चीज़ है ये। हाँ, उसके अलावा जैसे कि मैंने बोला कि आपको एक और है ऑफिस, ये आप ऑफिस 365 करके, ये फ्री है अवेलेबल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। यहाँ पे आपको खुद का एक ईमेल आईडी क्रिएट, साइन इन करो ऑफिस 365। तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है करके, ये डायरेक्ट शुरू हो जाएगा ऑफिस 365। तो यहाँ पे भी एक्सेल रहता है, और ये क्लाउड जैसे, जैसे हम लोग गूगल फॉर्म्स यूज़ करते हैं ना, वैसे ये इन्होंने ऑप्शन दिया, और यहाँ पे बहुत ही सारे नए नए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अब मुझे अगर एक्सेल चाहिए तो यहाँ से मैं एक्सेल में जाता हूँ, यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक, कहाँ गया मैं, ऑफिस, ऑफिस 365, हाँ ये ये मतलब क्लाउड में सेव रहेगा। ऑफिस 365 लॉगिन में गया, यहाँ से ओपन किया, यहाँ से आपको आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड जो डालोगे वो बन जाएगा अपने आप, बस याद रखना अगली बार। तो यहाँ पे आपको अगर कोई सर्च करना है, मतलब ये फ्री, मतलब कुछ चीज़ें अवेलेबल है फ्री और कुछ पैसे वाले हैं। तो यहाँ से जैसे अगर मुझे सर्च करना है मंथली एक्सपेंस शीट, अगर सर्च करना है ना, इवन बजट या ऐसा कुछ, तो अपन सर्च कर सकते हैं। हम्म, और इसमें फार्मूलेज भी बहुत सारे हैं, मतलब ऐसे देखो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल भी है। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, इसलिए टीम्स यहाँ पे आता है। वर्ड भी है, पावर पॉइंट भी है यहाँ से, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है ना ये, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है वर्ड ऐसे इंस्टॉल करने के लिए, तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी कर सकते हो, क्लाउड के थ्रू यूज़ कर सकते हो इसको। पर यहाँ पे ना बहुत कम दिख रहा है ऐसे, मतलब एक्चुअली ज़्यादा रहते हैं। फिर शायद से हो सकता है कि क्या बोलते हैं उसको, ये फ्री वाले इतने दिखा रहे हैं, तो बाकी पेड होंगे। तो यहाँ से आप मंथली एक्सपेंसेस रिपोर्ट वगैरह भी ला सकते हैं। हाँ, ये बेसिक मंथली बजट, ये वाला, हाँ इसमें वही देख रहा था, बेसिक मंथली बजट। तो ये आप यूज़ कर सकते हो मंथली बजट। अब मंथली एक्सपेंसेस है ये वाला, या मंथली इनकम, ये समराइज शीट। तो ये आप यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस, यहाँ पे डॉलर दिया है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते रुपीज़ में, मैंने सिखाया था आपको वो। या इसको इसको अगर आपको लगता है कि मुझे ये लेके आना है, तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको सेव एज़ भी कर सकते हैं। इसको सेव एज़ करके अपने यहाँ ला सकते हैं, कहाँ पे, डाउनलोड एज अ कॉपी। तो ये एक्सेल में आ जाएंगे, मतलब ज़रूरी नहीं कि वहीं पे। तो फिर अभी इसको ओपन करेंगे ना,
तो ये अभी एक्सेल बेसिक अभी मतलब एक्सेल में ओपन हो जाएगा ये डायरेक्टली। तो कुछ टेम्पलेट अपने एक्सेल में नहीं है तो हम लोग वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट से ला सकते हैं। तो देखो ये अभी आ गया है इस तरह से। तो अब इसमें मुझे अगर सपोज़ मान लो डॉलर की जगह रुपीज़ चाहिए होगा, तो मैं इसको सिलेक्ट करके शायद इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, ऐसे ये रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप अपने जो भी है जैसे कि कार पेमेंट जो भी लिखना है आप मंथली घर का बजट, तो आप ये बना सकते हो। तो ऐसी शीट्स का यूज़ कर सकते हो। एक्सेल का यूज़ मैं बता रहा हूँ कि एक्सेल कैसे आप घर के इसमें यूज़ कर सकते हो। इसमें आप रोज़मर्रा का खर्चा है वो डाल सकते हो कि कितना खर्चा हुआ, जनवरी में कितना खर्चा है। उससे प्लानिंग होगा, आपका प्लानिंग कर सकते हो कि मतलब मुझे अगर घर चलाना है या तो कैसे क्या क्या खर्चा है रोज़ का अगर लिख के रखना है, तो डायरी में लिखने की जगह पे यहाँ पे रोज़ का लिख के रखो कि आज क्या क्या दूध दूध खरीदा तो इतना लगा, पोहा खरीदा, ये जो भी या वेजिटेबल खरीदा, तो आप ये रोज़ का यहाँ एक्सपेंसेस मंथली एक्सपेंस लिख सकते हो। उसका समराइज्ड आप यहाँ पे बन जाएगा अपने आप, है ना। या फिर आप यहीं पे आप अपना चार्ट के हिसाब से भी बना सकते हो। तो ये एक आपके लिए टास्क है, आप ये एक आधी महीने का बना के देखो कैसे होता है। मैंने आपको बताया कि ऑफिस 365 से मैंने क्या किया, वो जो मंथली शीट इसमें नहीं है, ये अपने यहाँ के लॉगिन में अपने एक्सेल में नहीं है, ये न्यू में अगर जाता हो यहाँ पे मंथली एक्सपेंस शीट नहीं है। तो मैंने कहा क्या किया, मैं मंथली एक्सपेंस शीट लाने के लिए मैं ऑफिस 365 में गया था, है ना। ऑफिस 365 ऑनलाइन एक्सेल है, उसमें वर्ड भी है ऑनलाइन। तो यहाँ से गया, यहाँ पे ओपन किया। अब मेरा डायरेक्ट ही ओपन हो गया क्योंकि मेरा आईडी पासवर्ड डाल के आप जब ये करोगे तो वो लॉगिन आईडी पूछेगा तो ईमेल आईडी डालने का, पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड डालने का, तो शुरू हो जाता है वो। तो यहाँ से आप वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो एक्सेल ओपन करो, यहाँ पे देखो मैंने काफ़ी सारा काम किया है, मैं ऑनलाइन करते रहता हूँ काम यहाँ पे। तो वो इनवाइस बनाना है, काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा इचक के देखो, काफ़ी अच्छी चीज़ अवेलेबल है इसमें। और को बहुत फार्मूले तो इतने सारे हैं। हमारे पास सारथी का कोर्स है कुणबी मराठा लोगों के लिए, तो उनके लिए जब मैं पढ़ाता उनको तो इतने सारे फार्मूलेज यहाँ अवेलेबल है जो कि फार्मूले एक्सेल में भी नहीं है। यहाँ बहुत सारे नए नए फार्मूलेज अवेलेबल है, इतने अजीबोगरीब। उनको बहुत सारे फंक्शंस, 101 सेशंस है, इतने सारे फार्मूलेज है, तो मुझे उनको लेके बैठना पड़ता था ये सिखाने के लिए एक्सेल। मुझे कई सारी चीज़ें पता चली यहाँ से, तो ये काफ़ी अच्छा है ये ऑप्शन। तो एक्सेल एकदम परफेक्ट करो, आपको जॉब अच्छा मिलेगा। क्योंकि आजकल जितने भी जॉब्स अवेलेबल है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर्स में एक्सेल का बहुत यूज़ है। अगर आपके एक्सेल में मास्टरी हो गई ना, इवन कॉरपोरेट लेवल में अगर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में भी एक्सेल के यूज़ वाले लोगों को लेते हैं। तो इसलिए एक्सेल अगर अच्छा आता है आपको, तो अगर एकदम परफेक्ट करो, 1 साल तक एकदम परफेक्ट करो, काफ़ी अच्छा पैकेज मिलेगा। ठीक है, तो कुछ डाउट होगा? हाँ, हाँ, फार्मूलेज बहुत सारे, उसमें केस स्टडीज़ बहुत है। उसका जो ईरा है ना, उसमें इतने भारी भारी असाइनमेंट्स है कि मतलब वो बहुत, मतलब मुझे इतना याद है कि लॉकडाउन में वगैरह मेरे पास कुछ बच्चे, एमबीए वाले बच्चों को एडवांस एक्सेल कंपलसरी करते फर्स्ट ईयर में, तो वो लोग को बोला गया कि आप जाके सीख के आओ, सर्टिफिकेट लेके आओ, तो वो सीखते। तो मैंने उनको तब भी सिखाया था उनको काफ़ी सारे। तो उनको असाइनमेंट्स वगैरह, एक कुछ कुछ बच्चे इतने रहते कि हमको हर एक ऐसा असाइनमेंट्स करते, बहुत टफ असाइनमेंट दिए रहते हैं, तो उनको सोच समझ के करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको सैलरी शीट या मार्कशीट बताई, ये तो बहुत सिंपल है। वहाँ तो इतना ऐसा कि भाई आपका मतलब इतना प्रीमियम, इतना लोन उठाया आपने तो कितना ईएमआई आएगा, वो ईएमआई कैलकुलेटर बना के दिखाओ, इस तरह का भी उसमें रहता है। तो बनाते हैं बच्चे बैठ के, तो कैसे कैसे फॉर्म, पीएमटी फार्मूला है, तो ऐसे कुछ फार्मूले से वगैरह बना सकते हो। तो एडवांस एक्सेल डेटा साइंस से रिलेटेड है बहुत सारी चीज़ें। तो एक्सेल ही है, बट उसमें थोड़े से एडिशनल 2 ही महीने का कोर्स है वो भी, एडवांस एक्सेल भी। डेटा साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा साइंस के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मैंने जब एनपीटीएल का कोर्स किया था पाइथन का, तो उसमें एडवांस एक्सेल का पार्ट बहुत सारा अवेलेबल था, तो जो मैंने यूज़ किया था।
नहीं नहीं, वो सादे वाले एम एस सी की ईरा में उतना नहीं है, बट क्या बोलते, एडवांस एक्सेल में रहेगा। इसमें और कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी, मैंने कुछ निकाल के रखी थी। बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे रे बाबा, क्या हो गया, शांत हो गए एकदम। देखो ये मंथली एक्सपेंस शीट है, कैसे ये बताना था मुझे। बजट ओवरव्यू, देन ये डिलीट, हाँ मंथली एक्सपेंस शीट कैसे ये बनाते हैं, तो ये तो मैंने बता दिया है। तो एक्सेल में मैक्सिमम हो गया। और कुछ, और कुछ रहेगा तो मैं बीच में बताते जाऊंगा आपको, बट आप उसका यूज़ करो, उसमें कुछ बना के देखो, ये सब चीज़ें बना के देखो, तो जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो ऑफिशियली एक्सेल ख़त्म हो गया है। अभी आवाज़ है नेहा का।